हिंदी की सुप्रसिद्ध वरिष्ठ प्रवासी भारतीय लेखिका पुष्पा सक्सेना जी अपने पाठकों में बहुत लोकप्रिय हैं। प्रस्तुत है डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी बलम सुगना। कच्ची कली कचनारी बलम सुगना बन के आ जाना। ढोलक की थाप के साथ कुंती मौसी की सुरीली आवाज़ गूंज रही थी। चंदा की हथेली पर मीरा दीदी मेहंदी के फूल रचा रही थीं। हाय राम, चंदा तेरी भावने सुगना के साथ पड़ेंगी री, चोंच सी लाल नाक वाला सुगना। गौरी ने चुटकी ली। वहाँ जमा लड़कियों के साथ चंदा भी जोर से हंस पड़ी। कमरे में किसी काम से आई बड़ी बुआ ने मीठी झिड़की दी। अरे चन्नी, आज तो चुप्पी साध। भावनों के समय भी ये लड़कियां ऐसे ही ही करती रहेंगी, तुझे ही अपने को रोकना है। बाज आए इन लड़कियों से। हाथों में मेहंदी रचाए लड़की यूं मुंह फाड़े हंसती क्या अच्छी लगे है। मायका छोड़कर जाने का जरा सा भी गम नहीं है। दूर रिश्ते की ताई क्षुब्ध हो उठी थी। अरे ताई, आज जमाना बदल गया है। आज तो लड़कियां मम्मी पापा को बाय बाय टाटा कह के जाए हैं। हमारा आपका ज़माना थोड़ी रहा जो 4 दिन पहले से रोना शुरू कर देते थे। मुंह बोली भाभी ने ताई को चिढ़ाया। ताई के कमरे से बाहर जाते ही लड़कियां खुलकर हंस पड़ीं। हाय चंदा, तेरे सुगने ने तुझे कहाँ देखा था री? शोभा ने परिहास किया। कचनार के पेड़ पर। रीता की टिप्पणी पर फिर लड़कियों को हंसी का दौरा पड़ गया। अजी उन्होंने कहाँ देखा हमारी चंदा को? उनके कानों में तो इनके रूप की चर्चा पहुंची और संदेशा आ गया। ठीक कहा ना चन्नी? नैना ने चन्नी पर अपनी प्यार भरी दृष्टि जमा दी थी। नैना की इस बात पर चंदा गंभीर हो गई थी। क्या कहे चंदा, स्वयं उसे कितना अजीब लग रहा था। आज के युग में भी कोई ऐसा हो सकता है जिसके मन में अपने भावी जीवन साथी को देखने की जरा सी भी ललक ना हो? चंदा ने अपनी चाची से पूछना चाहा था, बिना उसे देखे वाले जो उसे ब्याह करने आ रहा है, क्या उसकी अपनी कोई इच्छा अनिच्छा भी है? पर चाची के साथ वो कब इतना खुल सकी थी? 3-4 वर्ष की रही होगी, तभी से पापा उसे चाचा चाची के पास छोड़ अपने दायित्व से मुक्त हो गए थे। जमींदारी और बिजनेस का भार चाचा के जिम्मे छोड़ अपनी नई पत्नी के साथ अमेरिका जा बसे थे। नई माँ या पापा ने उसे अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहा था। पापा द्वारा चाचा के नाम भेजे गए बैंक ड्राफ्ट काफ़ी भारी हुआ करते थे। शायद इसीलिए चंदा को पराश्रित होने की दुखद स्थितियां नहीं सहनी पड़ी थीं। लगता है बन्नों को पिछले साल की घटना याद आ रही है। ठीक कह रही हूँ ना चन्नी? चंदा को चुप देख नैना ने कहा। अरे वही ना, रमा दीदी की शादी वाली बात। रीता हंस पड़ी। चंदा मौन थी। सच चंदा, हमें तो उस दिन लगा था तेरा ब्याह उसी से होगा, पर फिर क्या हुआ? शोभा ने सवाल किया। होना क्या, रमा की सास ने कह दिया एक ही घर की 2 लड़कियां उन्हें स्वीकार नहीं। नैना ने जानकारी दी थी। शायद चाची की भी यही इच्छा थी ना चंदा? विनीता ने पूछा था। कुछ भी कहे, लड़का था बड़ा डैशिंग और स्मार्ट। किस तरह हमारी चंदा को बनाया था, याद है चंदा? रीता हंस रही थी। याद क्यों नहीं होगा, वो भी क्या भूलने वाली बात थी? चंदा सोच में पड़ गई। चचेरी बहन रमा दीदी की शादी में चंदा ने हल्के जामनी रंग पर रुपहले गोटे वाला सलवार सूट पहन रखा था। बारात जनवासे में आ चुकी थी। संध्या 7 बजे बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली थी। रमा दीदी का श्रृंगार लगभग पूरा हो चुका था। तभी लड़कियों से भरे उस कमरे में किसी ने जोर की दस्तक दी थी। चंदा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था। सामने एक अजनबी युवक को खड़ा पा अचानक चंदा के मुख से मजाक में वाक्य फिसल गया। कहिए प्रिंस चार्मिंग, किसकी तलाश में हैं? यहाँ आपकी राजकुमारी नहीं है, समझे? चंदा के अप्रत्याशित वाक्य पर अजनबी के मुख पर शरारती मुस्कान आ गई थी। निश्चय ही आपकी तलाश में नहीं आया हूँ मिस। माँ का संदेश रमा भाभी को देना है। जरा रास्ता छोड़कर हट जाएं तो भाभी तक ये चूड़ियाँ पहुँचा दूँ। माँ जी को शायद आपसे अच्छा संदेशवाहक नहीं मिला महाशय। भला ये काम क्या आपको शोभा देता है? हाँ, यहाँ सीधे आप पहुँचने का रास्ता किसने बताया मिस्टर? अपनी टिप्पणी के साथ चंदा ने सवाल किया था। हमेशा सीधा रास्ता ही चुनता आया हूँ। हाँ, कभी कभी शॉर्टकट्स मार देता हूँ। अब जरा रमा भाभी तक पहुँचने की इजाज़त देंगी देवी जी? बहुत देर आपको झेल चुका हूँ मिस। अपमान से तमतमाए मुख के साथ चंदा पीछे हट गई। राहुल सीधा रमा जीजी के पास जा पहुँचा था।
सारी लड़कियां उसके व्यक्तित्व से अभिभूत उसी के चेहरे पर दृष्टि निबद्ध किए मुग्ध थीं। वाह भाभी, जितना सोचा आप उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। मैं आपका एकमात्र देवर राहुल हूँ। माँ के आदेश पर ये धानी चूड़ियाँ देने आया हूँ। माँ ने कहा है विवाह के समय आप यही चूड़ियाँ पहने। रमा जीजी के इकलौते देवर राहुल जी, इसके लिए रमा जीजी की माता श्री से बात कीजिए, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलेगा, चंदा ने व्यंग से कहा। क्यों, क्या माता श्री मना कर देंगी? राहुल का सीधा तीखा उत्तर आया। ऐसी बातों में तो बड़े बूढ़े लोग ही इजाज़त देते हैं। आई डोंट केयर, इतना सा निर्णय तो रमा भाभी खुद ही ले सकती हैं। ठीक कहा ना भाभी? जी, रमा जीजी हड़बड़ा सी गई। एक बात बताइए, पुरुषों के लिए सर्वथा निषिद्ध इस कमरे में आने का आपको साहस कैसे हुआ? रमा जीजी की अभिन्न सहेली रूपा ने राहुल को छेड़ा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 1000 ताले तोड़ने की हिम्मत रखता हूँ। वैसे भी आपके पहरेदार बिल्कुल निष्क्रिय हैं। एक पुरुष तक को रोके रखने की शक्ति नहीं है उनमें। सस्मित अर्थपूर्ण दृष्टि राहुल ने चंदा पर डाली थी। चंदा का मुख लाल हो उठा था। किसी को रोकने की इच्छा भी तो होनी चाहिए जनाब, इतनी जरा सी बात भी नहीं जानते? ओह, लगता है आजकल भारत ने काफ़ी तरक्की कर ली है। अब लड़कियां भी अपनी चाहत के लिए इच्छा अनिच्छा जताने लगी हैं। वैसे खुशी हुई इस जानकारी से। ओके भाभी, जल्दी मिलेंगे। जिस तेज़ी से राहुल आया था उसी तेज़ी से वापस लौट गया। राहुल के बाहर जाते ही लड़कियों में बातचीत शुरू हो गई। हाय रमा, तेरा देवर तो बड़ा स्मार्ट है, हमारी सिफारिश कर देना, जूही ने खुशामद की। भाई इतना धाकड़ है तो जीजा जी कैसे होंगे, यही सोच रही है ना चंदा? नैना ने चंदा को कुरेदा। नहीं, भगवान से मना रही हूँ, जीजा जी में इसके अभिमान का अंश भी ना हो। ना जाने क्या समझता है अपने आप को, लगता है जैसे लंदन से सीधा यही लैंड किया है। चंदा का आक्रोश फूट पड़ा। सच ही तो है, बड़े भाई की शादी अटेंड करने सीधे लंदन से ही तो आए हैं। तू क्या ये बात नहीं जानती चंदा दीदी? यूके से एमबीए करके वहीं एक बड़ी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की है, रमा की छोटी बहन निक्की ने जानकारी दी। वाह, तब तो ऐसा लड़का चिराग ले ढूंढे नहीं मिलेगा। चंदा यार, तू जोड़ लगा, रमा जीजी के बाद तेरा ही तो नंबर है। रीता ने चंदा की खिंचाई की। तुम्हें भी मुबारक हो, नहीं चाहिए ऐसा अभिमानी, बहुत सुपात्र पड़े हैं भारत में। अपनी सोच, मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? चंदा चिढ़ गई थी। अरे सच तो ये है, वो हमारी सांवली सलोनी चंदा से बेहद इम्प्रेस्ड था। वो जो कह रहा था इसे खिजाने के लिए था, वरना इस जामनी सूट में तो हमारी चंदा कहर ढा रही थी। नैना ने चुटकी ली। अच्छा मुझे तो बख्शो, चंदा ने नाराज़गी जताई। बारात आ गई। सुनते ही लड़कियां बाहर दौड़ पड़ीं। कार से उतरते अविनाश को सबने सराहा। छोटा भाई अगर पहले दृष्टि में ना आ गया होता तो लोग अविनाश को अद्वितीय ठहराते। दोनों भाई चांद सूरज की जोड़ी थे। बारात में आए युवक छोटी बहन होने के नाते चंदा को छेड़ रहे थे। उस पर अभिमानी राहुल की व्यंग्यपूर्ण तीक्ष्ण दृष्टि के कारण चंदा अपने आप में सिमटी जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंतर तक की बात वो अभिमानी पढ़ पा रहा था। राहुल यार, अच्छा मौका है, तू भी इसी मंडप पे चंदा जी के साथ फेरे ले ले, कमाल की जोड़ी बनेगी, एक मित्र ने राहुल से कहा था। तू तो मेरी पसंद जानता है, मुझे तो जरूर से ज़्यादा स्मार्ट गीता जैसी नहीं, सीधी सादी सीता चाहिए, चंदा को देखकर राहुल ने कहा। नैना के रोकने पर चंदा चुप रह गई, वरना मुंह तोड़ जवाब थे उसके पास भी। रमा दीदी विदा होकर ससुराल चली गई थी। जाते समय चंदा के कान में कहा था, घबरा मत, जल्दी ही तुझे भी बुला लूँगी, दोनों बहनें साथ रहेंगी, खूब मज़ा आएगा। तुझे राहुल तो ज़रूर पसंद आया है ना? धत, चंदा से और कुछ कहा ही नहीं गया, पर मन में आकांक्षा एक नन्हा सा अंकुर उमगाया था। काश रमा दीदी के मन की बात उसके देवर के मन की भी बात हो जाए। दीदी ससुराल से वापस आ गई थी। राहुल वापस यूके चला गया था। दीदी से ही पता लगा राहुल ने वहीं अपने लिए अपनी पसंद की लड़की चुन ली थी और आज उसे बिना देखे अवनीश उसे ब्याहने आ रहा था। लड़कियों का शोर सुनाई पड़ रहा था। हाय, चंदा का सुगना तो एकदम चिट्टा अंग्रेज है, मीरा ने कहा। चंदा बड़ी भाग्यवान है, इतना अच्छा वर मिला है। रूपा के स्वर में जरा सा ईर्ष्या का पुट था। अजी, हमारी चंदा क्या कम है किसी से? उसके सांवले सलोने रूप में जो नमकीनियत है उस पर तो अच्छे अच्छे फिदा हो जाएं। नैना ने चंदा का पक्ष लिया। धड़कते दिल से चंदा वो सब बातें सुनती रही। अनजानी पुलक से शरीर सिहर सिहर उठता था।
विवाह की रीति रस्में मानो स्वप्नवत पूरी की थीं। पापा के साथ विवाह में नई माँ भी आई थीं। शायद जब चंदा 7 साल की थी तब पापा उसे एक बार देखने आए थे। नई माँ के साथ पापा भी चंदा के लिए नितांत अजनबी से थे। पापा के भेजे पैसों से चाचा के घर की सुख समृद्धि बढ़ती गई। चंदा मानो चाचा के घर के लिए विशिष्ट अतिथि जैसी थी, पर चाची के साथ एकात्मकता संभव नहीं हो सकी थी। कई मौक़ों पर चाची रमा और निक्की को डांटती, अधिकार से आदेश देती, पर चंदा के लिए उनकी उदासीनता चंदा के हृदय में शूल सी गढ़ती। कितनी बार उसका जी चाहता उसे भी चाची अधिकार से डांटती, आदेश देती, पर वो तो उस घर की समृद्धि का जरिया भर थी। विदा के समय उन्हीं चाची के सीने पर सिर रखकर चंदा रो पड़ी। पापा के आशीर्वाद दिए जाने पर वो संकुचित हो उठी। नई माँ ने भी सिर पर हाथ धरकर आशीर्वाद दिया जरूर, पर उस आशीष में झिझक स्पष्ट थी। ढेर सारे बहुमूल्य विदेशी उपहारों से पापा ने उसका दहेज जगमगा दिया था। ससुराल में सास ने आगे आकर आरती उतारी थी। उसका मुंह देखते ही शैतान ननद का वाक्य सीने पर हथौड़ा सा पड़ा था। हाय अम्मा, भाभी तो काली हैं, भैया को तो गोरी पत्नी चाहिए थी ना। चलो, ताई जी के लाडले को जिंदगी भर के लिए नज़र का टीका ही मिल गया। तेरी भाभी के साथ तेरे भैया को कोई नज़र नहीं लगा सकेगा सुनैना। चचेरी भाभी का व्यंग्य कानों में गर्म शीशे सा उतर आया था। अवनीश का चेहरा लाल हो आया था। अम्मा ने झिड़की दी, छी, जो मुंह में आया बोल देती है, देखती नहीं इसकी सांवली रंगत में कितना आकर्षण है। वैसे भी लड़की का रंग ही नहीं, नाक, नक्शा और गुण देखे जाते हैं। हजारों में एक है मेरी बहू। देखना है कि गुणों की खान पर रीझते हैं अवनीश या। भाभी का वाक्य पूरा होते ना होते अवनीश धड़धड़ा कर घर के भीतर चले गए थे। नई नवेली का दामन उनके साथ बंधा था, इसका भी ध्यान नहीं रहा। रीति रिवाजों के क्रम में जब अम्मा जी ने भाभी से दोनों को कंगना खिलाने की बात कही तो अवनीश का रुष्ट स्वर सुनाई दिया था। बहुत हो गया अम्मा, ये सब चोचले मुझे नहीं भाते, अब और परेशान नहीं करना, मैं शांति से आराम करना चाहता हूँ। अवनीश के शब्दों से घर में चुप्पी छा गई थी। कुछ दबी दबी फुसफुसाहटें चंदा ने पकड़ने की कोशिश की थी, पर कहाँ पकड़ सकी। मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। सबसे पहले अम्मा जी ने हार पहनाकर अपना परिचय दिया। मैं तुम्हारी सास हूँ बहू, इस घर का मान सम्मान अब तुम्हें ही रखना है। बाद में मुंह देखती स्त्रियों का परिचय अम्मा जी कराती गई थी। ये तुम्हारी चचेरी जिठानी है, बनारस में अवनीश इन्हीं के घर में रहते हैं। हम तो यहाँ दूर पड़े हैं, तुम्हें ही बड़े जेठ जिठानी को सास ससुर का मान देते हुए उनके साथ रहना है। अनायास ही चंदा के झुके नयन उठे थे। चचेरी जिठानी के मुख पर तिरस्कार स्पष्ट था। ताई जी भारी दहेज से मात खा गई, सोने जैसी उजली मेरी बहन को छोड़कर कोयले पर रीझ गई। बहू, इस तरह की बेकार की बातें करना शोभा नहीं देता। याद रखो, जो बिंद गए सो मोती। सच बात सभी को बुरी लगी है ताई जी, अपने बेटे का मन तो जानती थी, फिर भी। झमक कर जिठानी उठकर चली गई। वातावरण में सन्नाटा खिंच गया। अम्मा जी ने प्यार से कहा, काफ़ी कुछ तो समझ गई होगी बहू, इन्हीं जिठानी से तुम्हें टक्कर लेनी होगी। अपनी बहन से मुन्ना का ब्याह कराना चाहती थी, उसी की खुंदक निकाल रही हैं। चंदा का सवाल होठों तक आ गया था, तो किया क्यों नहीं अम्मा जी। भरसक अपने को रोक चंदा ने अपने होंठ दांतों से काट लिए थे। माता पिता के अभाव में भी चाचा के घर किसी को उसकी अवहेलना का साहस नहीं हुआ था। उसके सांवले रंग पर कोई व्यंग नहीं कसा गया था, बल्कि सबका मानना था उसके सांवले रंग में अनोखा आकर्षण था। अक्सर कॉलेज के साथ के लड़के उसे नमकीन कहते थे। इस क्षण उसे अपने विशिष्ट सम्मान का कारण स्पष्ट हो गया था। क्या उसके नाम आए पापा के बैंक ड्राफ्ट उसके सांवले रंग पर सोने का मुलम्मा चढ़ा देते थे। काश ये सत्य उस पर पहले उजागर हो गया होता। प्रथम रात्रि के स्वप्न मानो पहले ही आहत हो गए थे। गुलाबी गोटा लगी साड़ी रमा जीजी ने विशेष रूप से इसी रात के लिए बनवाई थी। शिफॉन की साड़ी में मुकेश वर्क के सितारे झिलमिला रहे थे। तुझ पर हल्का गुलाबी रंग बहुत अच्छा लगता है चंदा। अवनीश अपनी गुलाबी चांदनी को देखते रह जाएंगे। चाची ने भले ही चंदा को अपने दिल से न लगाया हो, पर उनकी दोनों बेटियां रमा और निक्की चंदा पर जान देती थीं। आज उसी गुलाबी साड़ी को पहनते चंदा का मन उदास हो गया। उसकी सांवली रंगत पर कभी किसी ने छीटाकशी नहीं की, और आज जब वो प्रशंसा के अनगिनत उपमान पाने को आतुर थी तो कटु सत्य यूं उघाड़ कर रख दिया गया था।
बहुत रात गए, बंद द्वार खुला। अवनीश कमरे में आ ठिठक गए थे। शायद जबरन ही उन्हें उस कैद में भेजा गया था। चंदा अपने में और सिमट गई। दोनों के बीच चुप्पी जोरों से बोलने लगी थी। काफ़ी देर बाद अवनीश ने कहा, ये विवाह मेरी इच्छा से नहीं हुआ है। आप पढ़ी लिखी ही नहीं, हमेशा टॉपर रही हैं, ये बात तो समझ ही गई होंगी। चंदा के मौन पर आगे कहा था, माँ की जिद थी, इस घर की बहू आप ही बनेंगी। आपके पापा ने इस घर को हर संभावित चीज़ से भर जो दिया है। स्वर का व्यंग चंदा के कानों में बजने लगा। आप मना भी तो कर सकते थे। किसी तरह संयत रहकर चंदा ने कहा, कैसे मना करता? दो दो बहनों के विवाह के लिए समर्थ जो नहीं था। समझ लीजिए, भगनी प्रेम पर बलि कर दिया गया। वैसे आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, दोष हमारा ही है। फिर ये सब बताना क्या जरूरी था? अनायास ही चंदा वार कर बैठी। मैं ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। आपको किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पति धर्म का सच्चाई से निर्वाह करूँगा, पर मानसिक रूप से जुड़ने की बाध्यता नहीं होगी। हमारे बच्चे हम दोनों के होंगे। छी! घृणा और आक्रोश से चंदा का रोम रोम सुलग उठा। चेहरे पर वही भाव स्पष्ट थे। आप परेशान हो उठी लगती हैं। भारत के अधिकांश परिवारों में पति पत्नी की यही स्थिति होती है। बाहर समाज में सब मुखौटे ओढ़े हंसते मुस्कुराते हैं, पर उनके अंदर की बात कितने लोग जानते हैं। रहने दीजिए, हमने ना ऐसी बातें देखी हैं ना सुनी हैं। ये सब सुनकर ही शर्म आती है। आपकी इस बात पर यकीन करने का बहुत जी चाहता है चंदा जी। क्या मतलब? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आवाज़ में तल्खी थी। नहीं, पर अकारण ही तो आपकी माँ का परित्याग कर आपके पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी माँ के जीवित रहते मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी? इम्पॉसिबल। ये झूठ है। इस तरह अपमानित करने का आपको अधिकार नहीं है अवनीश जी। चंदा नाराज थी। सच कहिए, आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानती? अवनीश विस्मित था। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बार अपने चाचा या पापा से पूछ देखिएगा। हाँ, एक बात याद आई। शायद आपकी कज़िन रमा जी का कोई देवर था, उसने आपको पसंद किया था, आपके साथ विवाह करना चाहता था, पर उसके घर वाले आपके माता पिता की कहानी जानते थे, इसलिए आपके साथ बेटे की शादी के लिए तैयार नहीं हुए। हमारे घर में तो सब जानते हुए भी स्वार्थवश मक्खी निकली गई है। आवाज़ में कड़वाहट साफ थी। अवनीश का मुख ताकती चंदा स्तब्ध रह गई। तो वो जबरन स्वार्थवश स्वीकार की गई थी? मुझे दुख है, मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई। वैसे आप प्रतीक्षा कर रही होंगी। चलिए इस रात का अर्थ सार्थक करें। यह भी तो पति धर्म का कर्तव्य है। अवनीश के उस अभद्र वाक्य पर चंदा चीख सी पड़ी। नहीं, अगर मेरा स्पर्श भी किया तो जान दे दूंगी। मेरी ओर से आप बंधन मुक्त हैं। आपका मन जिससे जुड़ा है, आप उसके पास जाने को स्वतंत्र हैं। हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ मेरा दम घुटता है। उत्तेजित चंदा के बाहर जाने के उपक्रम पर अवनीश ने शांत स्वर में कहा, इस समय बाहर जाकर जग हंसाई ना कराएं। वादा करता हूँ अच्छे मित्र की तरह आपको पूरा सम्मान दूंगा। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था अपनी माँ के जीवन की त्रासदी से आप सर्वथा अनभिज्ञ हैं। मुझे माफ़ कर दो चंदा। क्या आप बता सकते हैं मेरी माँ अगर जीवित है तो वो कहाँ है? क्या उन तक मुझे पहुँचा सकते हैं? दो व्याकुल उत्सुक नयन अवनीश के मुख पर निबद्ध थे। सुना है हरिद्वार के किसी आश्रम में वो रहती हैं। आपके पापा ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था। पता नहीं ये बात सच है या झूठा आरोप। माँ पागल करार कर दी गई? हरिद्वार में जीवित हैं? ये बात एक अजनबी तक जानता है और वो माँ की जाई उसे मृत मान जीती रही। दुख से चंदा का हृदय हाहाकार कर रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देख अवनीश पसीज गया। ये क्या, मैं अनजाने ही आपको रुलाने का अपराध कर बैठा? बिलीव मी, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। प्लीज़ रोइए नहीं। अब आप आराम करें, मैं उधर सोफे पर ही सोने का आदी हूँ। गुड नाइट। अवनीश के सो जाने के बाद भी क्या चंदा सो पाई थी? पागल माँ की बेटी राहुल के लिए ही नहीं, अवनीश के लिए भी अवांछित थी। काश ये सच उस पर उजागर ना होता। पूरी रात जागने के बाद हौले से अवनीश को जगा, पलंग पर सोने को कहकर बाथरूम में नहाने चली गई। दिल पर भारी बोझ महसूस हो रहा था। प्रथम रात्रि में क्या किसी ने वैसा उपहार पाया होगा? दूसरे दिन ससुराल के नियमानुसार पग फेरे के लिए बहू को कुछ देर के लिए मायके जाना होता है। अवनीश कार से उसे उसके घर छोड़ तुरंत वापस चला गया। चाची द्वारा उसे रोकने के आग्रह पर कोई अच्छा सा बहाना भी बनाया था।
रमा जीजी ने आगे बढ़कर चंदा को दुलार से अंक में ले लिया था। क्या बात है चंदा, चेहरा सूखा सूखा सा लग रहा है। अविनाश ने रात भर जगाए रखा है। देखो ना आंखें कैसी लाल हो रही हैं। चल अपने कमरे में चलकर आराम से बातें करते हैं। जाते जाते निक्की को कमरे में शरबत लाने के लिए आवाज़ भी दी थी। दीदी, क्या तुम जानती हो मेरी माँ जीवित हैं? चंदा के सपाट प्रश्न पर रमा विस्मित हो गई। तुझे ये सब किसने बताया? किसी तरह रमा पूछ सकी। अवनीश ने। बताओ दीदी, सच क्या है? जब तक सच नहीं बताओगी हमने पानी तक न पीने की कसम खाई है। मैंने तो बस इतना ही जाना, ताऊ जी और ताई जी में बनती नहीं थी, दोनों अलग हो गए थे। जीवित माँ को मृत घोषित करना क्या ठीक था दीदी? ना जाने मेरी माँ कैसी होगी। चंदा के रुके आंसू फिर बह निकले। मैंने बचपन में बातें सुनी थी, ठीक से पूरी बात मैं भी नहीं जानती। रमा चुप हो गई। पापा बैठक में चाचा के साथ बैठे चंदा की दूसरी विदाई के बाद विदेश वापस जाने के कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। बैठक में आई चंदा को देख पापा चौंक गए। अरे चन्नी, कैसी है बेटी? ससुराल कैसा लगा? अवनीश रुक नहीं सका, उसके साथ बात नहीं हो पाई। आपसे कुछ पूछना है पापा। उनकी बातों का जवाब न दे चंदा ने कहा। हाँ हाँ, बता ना क्या पूछना चाहती है। न जाने क्यों चंदा को कुछ अस्थिर से लगे। क्या मेरी माँ जीवित हैं? पापा निरुत्तर थे। माँ कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है पापा। पापा के मौन पर चंदा ने आगे कहा। किस पगली के पास जाना चाहती है बेटी? क्या वो तुझे पहचान सकेगी? 4 माह की थी तब तुझे और मुझे छोड़कर चली गई। उसके मन में तेरे लिए प्यार ही कहाँ था? उनके चेहरे पर उद्विग्नता स्पष्ट थी। मुझे माँ से ज़रूर मिलना है, चंदा ने दृढ़ता से कहा। पापा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पापा की चुप्पी पर चंदा ने फिर कहा, मुझे माँ का पता भर दे दीजिए, मैं अकेली जा सकती हूँ। कल तेरी शादी हुई है चन्नी, ससुराल वाले क्या कहेंगे? 4 दिन बाद चली जाना। पापा धीमे से बोले। ससुराल से तेरा बुलावा आता ही होगा ऐसे वक्त, चाचा ने समझाना चाहा। नहीं जाना है मुझे ससुराल। क्या कह रही है चंदा? पापा का स्वर डरा हुआ था। ठीक कह रही हूँ पापा, उस घर में मेरे लिए जगह नहीं है, वहाँ किसी और का अधिकार है। मेरी नियत मेरी माँ से अलग तो हो भी कैसे सकती है? ठीक कहा ना पापा? व्यंग्यपूर्ण दृष्टि से देखा था उसने अपने पापा की ओर। तू कुछ नहीं जानती बेटी, वो वाक्य पूरा नहीं हो सका। सच कहा पापा, मैं कुछ नहीं जानती। अगर जानती तो आज इस तरह से आपके साथ साक्षात्कार ना होता। मुझे कुछ ना बता। आपने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है, आप समझ नहीं सकते पापा। चंदा का गला रुंध गया। रमा जीजी चाची सब चंदा को समझा समझा कर थक गईं, पर वो अविचलित रही। ससुराल से आया बुलावा चंदा की अस्वस्थता के बहाने टाल दिया गया। सब जानकर भी रमा चंदा को समझाने की कोशिश करती रही, पर चंदा का एक ही उत्तर था, माँ के पास जाना है। अंततः पापा ने पत्नी का पता दे ही दिया। आभूषण विहीन सादी सूती साड़ी में एक सुबह अचानक हरिद्वार के उस आश्रम में चंदा पहुंच गई थी, जहां पिछले 20 वर्षों से उसकी माँ एकाकी जीवन जी रही थी। सरस्वती माँ को खोजने में चंदा को देर नहीं लगी थी। एकाकी कुटी में उस समय वो ध्यानस्थ बैठी थीं। आसन के नीचे बैठ चंदा ने माँ के मुख को अश्रुपूरित नयनों से निहारा था। सौम्य शांत मुख पर मलिनता की एक लकीर तक चंदा नहीं पढ़ पाई थी। धीमे से आंखें खोल सरस्वती देवी ने मधुर स्वर में पूछा, कौन हो बेटी, कहाँ से आई हो? चंदा के अंतर में वर्षों का दबा रुदन मानो एक साथ उमड़ने लगा था। कंठ से एक शब्द भी नहीं फूटा, पर नैनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अपने आसन से उठ चंदा का चेहरा अपने हाथों में ले एक पल निहार सरस्वती देवी ने प्यार से पूछा था, तू मेरी चन्नी बेटी है ना? आवाज में बेचैनी थी। माँ माँ कहती चंदा सरस्वती माँ के सीने से जा लगी थी। चंदा के सिर पर प्यार से हाथ फेरती सरस्वती की आंखें भी अश्रुपूर्ण हो उठीं। कुछ देर रो चुकने के बाद चंदा ने मुख उठाकर पूछा था, मुझे छोड़कर क्यों चली आई माँ? मेरा क्या अपराध था जो इतना बड़ा दंड दिया? कभी अपनी मासूम बेटी को एक पल को भी याद किया था माँ? यहाँ की हर लड़की में अपनी बेटी को ही तो खोजती रही हूँ चन्नी, प्रतीक्षा करती रही कब मेरी चन्नी बड़ी होगी, कब अपनी माँ को याद करेगी, कब यहाँ पहुँचेगी। तूने आने में बहुत देर कर दी चन्नी, पूरे 20 वर्ष 5 माह 10 दिन बाद आई है। मुझे कहाँ पता था तू यहाँ जीती है।
माँ, वरना क्या इतनी देर लगाती तेरी चन्नी यहाँ आने में? क्या तुझे ये भी नहीं बताया गया तेरी माँ जीवित है? सरस्वती देवी के मुंह पर काले बादलों की छाया घिराई थी। नहीं माँ, मुझे तो इस सच्चाई का पता ससुराल में लगा, जानते ही तुरंत आई हूँ माँ। तेरा ब्याह हो गया चन्नी? मेरा जमाई कहाँ है? फिर तू अकेली क्यों आई है चन्नी? शादी के बाद ये कैसे वेश में आई है? न रंगीन कपड़े, न शरीर पर कोई आभूषण, क्या बात है चन्नी? सरस्वती की व्यग्रता बोल उठी। वो सब बाद में बताऊंगी माँ, बहुत थक गई हूँ। पहले माँ तुझे सुनानी होगी अपनी कहानी। लाड़ से माँ की गोदी में सिर रखकर चन्नी बच्ची बन गई। सच बिटिया, मैं कैसी पागल हूँ, इतना लंबा सफ़र करके आई है और मैंने पानी तक को नहीं पूछा। हरिदासी! सरस्वती व्यग्र हो उठी। हरिदासी के आते उन्होंने आदेश दिया, मेरी बेटी के रहने की व्यवस्था मेरी ही कुटी में कर दीजिए और अभी कुछ फल फूल का प्रसाद ला दीजिए। नहीं माँ, अब और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें पाकर सब पा लिया। प्रसाद के लिए इच्छा अनिच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता बेटी। प्रसाद तो मन की शांति के लिए ग्रहण किया जाता है चन्नी। थोड़ी देर में हरिदासी एक दूध के गिलास के साथ एक दोने में केले, अमरूद और सेब ले आई थी। तेरी चाय की आदत तो नहीं है चन्नी? यहाँ चाय नहीं चलती, पर आश्रम के बाहर एक चाय की दुकान है, तू कहे तो। मेरे कारण अपनी तपस्या भंग मत करो माँ, मुझे ऐसी आदत कोई भी नहीं है। इतना प्रसाद ही जरूरत से ज़्यादा है। चन्नी माँ की अनजानी ममता से अभिभूत थी। काश ये ममता उसे बचपन से मिली होती। अपनी कुटी में पहुँच बेटी को बड़े दुलार के साथ कुश चैया पर बैठा सरस्वती उसके पास ही बैठ गई। पहले प्रसाद खा ले, तब तक तेरे भोजन की व्यवस्था करती हूँ। कुछ दिन रुकेगी ना चन्नी, या जमाई बाबू जल्दी लेने आ जाएंगे? बहुत प्यार करते होंगे तुझे? आंखों में उत्सुक सवाल था। अब हमेशा के लिए यहीं तेरे पास रहने ही तो आई हूँ माँ। माँ की उत्सुकता अनदेखी कर चंदा ने कहा, क्या कह रही है चन्नी? अभी कुछ देर पहले ही तो तूने बताया तेरा विवाह हुआ है, और अब ये क्या कह रही है? माँ की आंखों में चिंता थी। तू भी तो पति और दुधमुही बेटी को छोड़कर यहाँ आई थी ना माँ? सरस्वती को गहरी दृष्टि से देखकर चंदा ने कहा। तो क्या उसके लिए मुझे अपराधी बना दंड देने आई है चन्नी? नहीं, तुम्हारे दंड की भागी बनना चाहती हूँ माँ। आखिर क्यों वैभव का जीवन त्याग कर तू यहाँ तपस्विनी का जीवन बिता रही है माँ? पागल हूँ ना? उदास स्वर में सरस्वती ने कहा था। विक्षिप्तों वाली एक भी बात तो तुम में नहीं देख सकी माँ। शायद वैसा होता तो दिल को इतनी चोट तो ना पहुँचती माँ। चंदा का स्वर भीग आया था। जिस बात को तेरे पापा, उनके सारे घर वालों ने स्वीकारा, तू उसका विरोध कर रही है चन्नी? पापा की समृद्धि दूसरों के लिए उनकी सम्मति का कारण बन सकती है, चन्नी के लिए नहीं। चन्नी मेरी बेटी। चन्नी को सीने से लगा सरस्वती का वर्षों से रुका आंसुओं का बांध टूट गया। माँ को बच्चों की तरह हल्के हल्के थपकी देती चंदा मानो सरस्वती की माँ बन गई थी। काफ़ी देर रो चुकने के बाद आंचल से आंसू पोंछती सरस्वती के मुख पर उजली मुस्कान आ गई थी। कैसा अनुभव कर रही हो माँ? चंदा ने एक अध्यापिका बन माँ से पूछा। वर्षों से दिल पर जो बोझ ढो रही थी एक पल में ढह गया। बहुत हल्की हो गई हूँ चन्नी। तू कभी हल्की नहीं हो सकती माँ, सब पर भारी बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। बिना कुछ जाने प्रमाण पत्र दे रही है चन्नी? तुझे देखते ही सब जान गई माँ। पर चन्नी, तू जिस तरह अकेली यहाँ आई है देख के मेरा जी घबरा रहा है। कहीं मेरा दुर्भाग्य तो तेरी राह में नहीं आ गया? सरस्वती व्याकुल हो उठी थी। पहले अपनी बात बताओ, तभी मेरी कहानी जान सकोगी माँ। चंदा जबरन हंस दी। वो सच तुझे बता पाना संभव नहीं हो सकेगा चन्नी। तू अपने मन की सुन, मैं नहीं चाहती मेरी कहानी सुन तो किसी को प्यार की जगह घृणा करने लग जाए। जिसने जीते जी मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया, अब वो मेरे लिए आदर या प्यार का पात्र कभी नहीं हो सकेगा। इस बात की कल्पना भी असंभव है माँ। पर तेरे तो वो पूज्य हैं, तेरे प्रति तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है ना। मेरी बात छोड़ दे। हाँ माँ, उन्होंने पैसे भेज अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी, और तूने मुझे दूसरों के दया पर आश्रित छोड़ अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था माँ। चंदा कुछ कटु हो गई। तू कैसे जानेगी चन्नी, किन परिस्थितियों में तुझे छोड़ना पड़ा था? क्या किसी माँ को ऐसा दंड मिला होगा चन्नी? जब तक तू सच बताएगी नहीं, क्या मैं शांति से सांस ले सकूंगी माँ? कैसे उस अपमानजनक घटना को दोहराऊं बेटी? मैं तेरी बेटी, तेरे रक्त से संचित,
तेरा अविभाज्य अंग हूँ माँ, मुझसे कैसा पर्दा। सिर्फ 3 माह 20 दिन पूरे किए थे तूने चन्नी, तुझे पाकर मेरा मातृत्व धन्य था। तेरा मुंह निहारते मैं थकती नहीं थी। रात को तेरे रोने से तेरे पापा को तकलीफ होती थी चन्नी, इसलिए तेरे साथ दूर के कमरे में अपने सोने की व्यवस्था कर ली थी। उस रात, कहती सरस्वती चुप पड़ गई। क्या हुआ उस रात माँ, कहती क्यों नहीं? उस रात तू बुखार में तप रही थी। तेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टी बदलते अचानक लगा तेरी सांस उखड़ सी रही थी। घबरा कर तुझे वहीं पलंग पर छोड़कर तेरे पापा को बुलाने उनके कमरे में भागी थी। देख कर जड़ हो गई पलंग पर तेरे पापा के साथ। बस उसके आगे की बात मत पूछ चन्नी, नहीं बता सकूंगी। सरस्वती कांप रही थी। क्या पापा तेरे रहते किसी और के साथ? ओ माँ, तेरा दुख समझ सकती हूँ, पर जिस घर में तेरा ऐसा अपमान हुआ उस घर में मुझे जीने को क्यों छोड़ा माँ? छोड़ना कहाँ चाहा था चन्नी, जैसे ही तुझे गोद में लिए बाहर निकलना चाहा, तेरे पापा ने तुझे मेरी गोद से छीन लिया। लोगों को बताया गया मैं पागल थी। पागलपन में तुझे लेकर घर से भाग रही थी। 1-2 बार कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी, वही बात पागल सिद्ध करने को काफ़ी थी। क्या तेरी सच्चाई पर किसी को विश्वास नहीं हुआ माँ? जिन्होंने किया उन्होंने भी पापा की जमींदारी की शान और दौलत के कारण मुंह सी लिए। तेरे पापा का दबदबा ही ऐसा था। नाना के घर जाने की बात क्यों नहीं सोची? नाना के घर से डोली उठते ही नाना ने कह दिया था, अब वो घर मेरा नहीं मामा मामी का था। मेरी माँ की मृत्यु के बाद नाना मेरे मामा के अधीन हो गए थे और मामी को मेरा उस घर में जाना पसंद नहीं था। मेरा वहाँ जाना सर्वथा वर्जित था बेटी। पापा ने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की माँ? कहा था, जमींदारों के लिए वैसी बातें कोई नई बात नहीं थी। नई बात तो मैंने विरोध करके की थी चन्नी, गलत मुझे ही ठहराया गया था। तुम्हारे घर छोड़ने के बाद पापा ने तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं ली माँ? उनके मन पर अधिकार कहाँ पा सकी थी मैं? पुरुष को रिझाने के गुण कहाँ जानती थी? देवता मान पूजा करती थी, पर पुरुष का मन कुछ और भी चाहता है, नहीं जानती थी। सरस्वती ने गंभीरता से कहा। फिर तुमने क्या किया माँ? रिश्ते की विधवा बुआ इसी आश्रम में रहती थी, सीधे उनके पास आ गई थी, कभी ना वापस लौटने की कसम लेके। शायद अपने अंतिम दिनों में बुआ ने तेरे पापा के पास पत्र भेजा था। वो सोचती थी मेरा पता तेरे पापा के पास होना चाहिए, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार मेरे पति द्वारा ही किया जाना चाहिए। आखिर मैं सधवा नारी जो ठहरी। बुआ का पत्र मिलने पर आकर घर वापस ले जाने की बात भी कही थी, पर तब तक मैं बदल चुकी थी। वैराग्य के बाद झूठे सुहाग का सुख क्या भोग सकती थी? फिर क्या, उल्टे पांव लौटते हुए धमकी दे गए थे। उनके लिए मैं मर चुकी थी और उन्होंने यह कर भी दिखाया। चन्नी, तुझे तक नहीं बताया तेरी माँ जीवित है। सरस्वती का मुख उदास हो उठा था। जानती हो पापा ने दूसरा विवाह कर लिया है माँ, पत्नी के साथ अमेरिका जा बसे हैं। जानती हूँ, शायद उम्र के इस मोड़ पर वो एक स्त्री के साथ बंध सके, वरना उन दिनों क्या ऐसी बात सोची जा सकती थी? तुझे पापा की वो सच्चाई मेरे जन्म के बाद ही पता लगनी थी माँ। शायद तेरी वही नियति थी बेटी, पर आज तुझे देखकर अपने से बार बार पूछने की इच्छा हो रही है, क्या तब का लिया मेरा निर्णय ठीक था? मेरे लिए अपने को दोषी ठहरा क्यों दुख पाती हो माँ? अवनीश और पापा में भी तो थोड़ा ही अंतर है। पिता बनने के बाद पापा ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा और अवनीश ने विवाह के तुरंत बाद मेरा भ्रम तोड़ा है। एक सच मानेगी चन्नी, उसने तेरे साथ ईमानदारी तो बरती है। चाहता तो तेरे पापा की तरह तुझे कुछ भी ना बताता और उसी दूसरी लड़की से संबंध बनाए रखता। अगर विवाह के पहले वो सच बता दिया होता तो शायद तुम्हारी बात से सहमत हो सकती माँ। भविष्य के लिए क्या सोचा है चन्नी? अकेली इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ रहेगी तू? अब तो तुम मिल गई हो माँ। आज तक अकेली थी, अपना सुख दुख अकेली झेलती रही, पर अब तो तू मेरे साथ है माँ। ना चन्नी ना, मेरा साथ कब तक रहेगा? ना जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। फिर क्या अवनीश के साथ रहकर अवांछित का अपमान सहती रहूं? जो तू नहीं सह सकी वही मुझे सहने की बात कह रही है माँ। चंदा रुष्ट लगी। इसलिए कि इतने वर्षों के अनुभव से यही जाना है, अधिकांश पुरुषों का मन एक सुगना है चन्नी, जो नई कलियों के प्रति स्वभावतः आकृष्ट होता है। ये पत्नी का कर्तव्य है वो पति का मन बांधे रखने की कोशिश करे। ये पत्नी की अपनी लड़ाई है, या तो वो अपने प्यार से सुगने को पालतू बना सकती है या उसे स्वतंत्र उड़ने को छोड़ सकती है।
ये जानते हुए भी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया माँ? आज तेरे सामने स्वीकार करती हूँ, गलती मैंने की थी। चन्नी, मेरे पास भी शस्त्र थे, उनका प्रयोग किए बिना अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तब उतना समझ पाने की उम्र नहीं थी। घर छोड़ते समय सोचा था मैंने अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखा है, पर तेरे प्रति अन्याय तो कर ही गई ना चन्नी। तू घर लौट जा चन्नी। किस घर में लौटूं माँ? वहाँ अवनीश के मन पर मुझसे पहले कोई और अधिकार किए हुए है। तेरी बातों से जान गई हूँ, अवनीश अच्छा लड़का है। अपने प्यार, धैर्य और त्याग से तू उसे जरूर पालेगी। मैं तुझे अवनीश के साथ ही सच्चे मन से आशीर्वाद देना चाहती हूँ चन्नी। लाएगी ना उसे? अगर आपका सच्चा अधिकार पा सकी तो जरूर आऊँगी माँ, वरना वापस नहीं आऊँगी। एक पल माँ का आशान्वित मुख ताकती चन्नी ने कहा। तू जरूर वापस आएगी चन्नी, मैं तेरी प्रतीक्षा करूँगी। पापा से मिलने का कभी दिल नहीं चाहा माँ? निरुत्तर माँ को निहार चंदा ने फिर पूछा था। अगर अब पापा आए? अब तो मेरे लिए उन हजारों व्यक्तियों में से ही एक होंगे जो यहाँ रोज आते रहते हैं बेटी। माँ, पापा से अलग रहकर तूने नहीं, उन्होंने जो खोया है वो कभी नहीं समझ सकेंगे। उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकेगी। चंदा का कंठ रुंध गया था। कल सवेरे तुझे वापस जाना है चन्नी, अब सो जा। बड़े दुलार से बेटी के माथे पर झूल आई लट हटाती सरस्वती ने उसका माथा चूम भीगी पलकों से मौन आशीर्वाद दिया था। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी बलम सुगना। उम्मीद है कहानी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।